एग्जैक्टली एनईपी कहता क्या है, क्यों लागू किया गया, इससे क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है, एक छात्र, एक शिक्षक, एक इंस्टीट्यूशन एनईपी के अंदर सम्मिलित होने के पश्चात या एनईपी को अडॉप्ट करने के पश्चात क्या क्या बदलाव करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कितना बदलाव होना चाहिए, क्या आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। नहीं करोगे तो जो वर्तमान धारा है उससे पृथक हो जाओगे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम इसीलिए होते हैं महाविद्यालय में, ताकि बच्चों को एक सही दिशा, सही दशा, एक प्रॉपर गाइडेंस प्राप्त हो, ताकि वो बच्चा 3 साल तक अपने आप को एक परफेक्ट लीक पर लेकर चले, क्योंकि वो लीक ही उसे एक परफेक्ट पाथ ही उसे एग्जैक्ट टारगेट तक पहुंचाएगा। अब आप टारगेट सुनिश्चित करना ये आप लोगों की जिम्मेदारी, ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है ना। ध्यान रखना, टारगेट कोई ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया आपने सुनिश्चित कर लिया, ऐसा नहीं होता। इट्स डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपकी रुचि किसमें है। दूसरा, आपका आईक्यू लेवल कितना है। आप 12वीं के अंदर 60%, 50% बनाने के पश्चात, वर्तमान समय की बात कर रहा हूं, वो बहुत विलक्षण लोग होते हैं जो 50% 12वीं में बनाते हैं और यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं। ध्यान रखना, विलक्षण होते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस हो जाते हैं उनके अंदर। एक्सेप्शन यानी कि उनके ऊपर अपवाद मानते हैं। ध्यान रखना, अपवाद पे ध्यान नहीं दोगे, आप उस चीज को लेकर मोटिवेट नहीं हो सकते कि पेपर में आया कि एक यूपीएससी क्रैक करने वाला बंदा 12वीं में 55% बनाया उसने और मैं भी बना सकता हूं। नहीं बना सकते, एग्जैक्टली नहीं बना सकते। ध्यान रखना आप इस बात को। तो अपवाद से प्रेरित नहीं होना है, हमें प्रेरित होना है सामान्य बात से, जनरल सर्कमस्टांसेस से। अब जनरल सर्कमस्टांसेस क्या कहते हैं? जनरल सर्कमस्टांसेस हमें बताते हैं कि हम अगर सर्वप्रथम खुद को सुचारू कर लें, खुद को व्यवस्थित कर लें, खुद को सिस्टमेटिकली ढाल लें, तो हम कुछ भी करने लायक हो सकते हैं। हो जाएंगे जरूरी नहीं, हो सकते कि अगर हम प्लान करें चीजों का, सिलेबस को। आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हो, एक उदाहरण दे रहा हूं। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि uniraj.ac.in वेबसाइट के ऊपर आप जिस क्लास में प्रवेश किए हुए हो उसका सिलेबस है अवेलेबल? कितनों को पता? जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे। बहुत मुश्किल 15 to 10% स्टूडेंट, यानी कि प्रथम दृष्टया जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप जिस क्लास में प्रवेश लिए हुए हो, ये स्कूल नहीं है कि आपको किताबें यहां से 4000 रुपए में मिलेगी और वो किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, भूल जाइए। आप अपने सिलेबस को बॉटनी का, जूलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, सोशल साइंस के जितने भी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, पब्लिक इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी जो सब चल रहे हैं ना, इनके सिलेबस साइट पे अवेलेबल है। वहां से जाके आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। डाउनलोड करोगे तो एक पेपर, जैसे ज्योग्राफी आपने डाउनलोड किया तो उसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। उसका सिलेबस दिया हुआ है 4 यूनिट के, उसके अंदर टॉपिक दिए हुए हैं और सबसे लास्ट में रेफरेंस बुक्स दी हुई है, किताबें दी हुई है। अब आप स्वतंत्र हो, फ्री हो कि आप कौन सी किताब को चूज करते हो, कोई बाध्यता नहीं है। 1 लाओ, 2 लाओ, 4 लाओ, 5 लाओ, डिपेंड्स ऑन यू। एक ग्रुप है, 5 बच्चों का ग्रुप है और 5 बच्चे सोचते हैं कि हम फिजिकल ज्योग्राफी ले रहे हैं, हम 5 अलग अलग किताबें लाते हैं, अलग अलग नोट्स बनाते हैं, फिर उनको मैच करते हैं, है ना। फिर एक परिमार्जित नोट्स निकालते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं और फिर एग्जाम देके आते हैं। आप ये चीज सोच के देखो
each and every book has a different kind of script. अलग अलग तरह की होती है भाषा, बिल्कुल भाषा का मतलब समझे आप, उसकी लिखावट, उसके पैराग्राफ की स्टाइल सबकी अलग अलग होती है। किसी को क्या समझ में आता है, किसी को क्या समझ में आता है। कुछ किताबें बहुत द्रुह लैंग्वेज में, बहुत टिपिकल भाषा में लिखी हुई होती है, और कुछ किताबें बहुत इजी होती है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किताब कौन सी चूज करते हैं। महाविद्यालय आपको ऊपर थोपेगा नहीं। हाँ, लाइब्रेरी में बुक्स पढ़िए, ऑथर आपको ध्यान है, आप जाइए लाइब्रेरियन के पास में जाके बोलिए कि मुझे भौतिक भूगोल बाय सविंद्र सिंह ये दीजिए। अलका गौतम भी दे सकता है, सविंद्र सिंह भी दे सकता है, माजिद हुसैन भी हो सकती है। खोल के देखिए, एक नहीं 4 बुक्स को खोल के देखिए, आपको कौन सी भाषा समझ में आती है, बाद में डिसाइड होने दीजिए। आप तो एक ली, एक को शुरू किया, खत्म कर दिया। देयर इज नो एक्सपेंशन ऑफ माइंड, दिमाग खुला ही नहीं, विस्तारित ही नहीं हुआ। हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें पता ही नहीं चली, हम तो एक ही चीज पर हो गए ना। 12वीं में यही तो किया आपने, क्या किया? 12वीं के अंदर आप जिस कॉलेज स्कूल में एडमिशन लिए, वहां जाके आपको क्या मिला? एक कोर्स का, एक सिलेबस की बुक्स का सेट मिला। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि जिसने ज्योग्राफी लिया है स्पेसिफाई, मैं ज्योग्राफी का उससे ज्यादा बात कर पा रहा हूं उसके ऊपर, भौतिक भूगोल में भारत, लोक और अर्थव्यवस्था के नाम की किताब चलती है, या केमिस्ट्री में जो भी रसायन विज्ञान चलता है, आपको वो किताब एनसीईआरटी की मिली या हिंदी ग्रंथ अकादमी की मिली, आपने वो किताब ली, आपने वो पढ़ी। हाँ, कुछ टीचर वहां सजेस्ट करते हैं आपको कि आप ये स्पेशल बुक्स और भी होती है कॉम्पिटिशन सक्सेस की या करियर सक्सेस की, जो स्पेसिफाई केमिस्ट्री के लिए होती है और आरबीएससी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आपने वो 2-3 महीने के एग्जाम रहे हुए होंगे, तब आपने वो किताबें निकाली और आपने पढ़ी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप ग्रेजुएशन में आए हो, तो सबसे पहले तो अपने आप को आप विस्तारित कीजिए, अपने दिमाग को आप बड़ा कीजिए। दिमाग बड़ा क्यों करना है, उसके पीछे कारण है। कोशिश करेंगे कि क्या क्या बातें एनईपी हमें सिखाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एग्जैक्टली हमारे करियर को कैसे बना सकता है, हमारा भविष्य कैसे निर्मित हो सकता है, हमें एग्जैक्टली पूरा इस एनईपी के द्वारा पता चल जाएगा। लेकिन इससे पूर्व कुछ बातें हमें जाननी है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या जानना है, और प्रीवियस नॉलेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा पूर्व का ज्ञान क्या है, हम कितना जानते हैं। फर्स्ट ईयर में आगे, अब आपको सबसे पहले पता यह होना चाहिए कि आप कितना जानते हो अपनी सब्जेक्टिविटी को, अपनी सोसाइटी को, स्वयं के बिहेवियर को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सोशल एनवायरनमेंट हो सकता है, एनवायरनमेंट, प्राकृतिक परिदृश्य हो सकता है, उन सबको आप कितना जानते हो। जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है वो किस स्तर का हो सकता है। आप यहाँ जो बैठे हैं, स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, 12th आर्ट्स से पास हो सकते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉमर्स के हो सकते हैं। इसके अलावा सब अदर नॉलेज लाइक एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज बहुत सारी, जैसे किसी ने गेम्स में पार्टिसिपेशन किया हो, किसी ने क्विज में किया हो, तो उसका स्लाइटली अनुभव उसे होगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, इतना ही होता है 11th 12th में। गेम्स में तो कोई स्टेट खेला होगा, कोई नेशनल खेला होगा। कुल मिलाकर और प्रीवियस नॉलेज, और इसमें जो लास्ट वाली लाइन मैंने लिखी है वो देखिए आप, अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया नॉलेज। बदल गया ना परिदृश्य, हम लोग थे तो हमें तो एग्जैक्टली पता ही नहीं था सोशल मीडिया होता क्या है। मुझे जितना याद है, वर्ष 2003 मेरी पीएचडी अवार्ड हुई। अवार्ड होते ही मैं एडॉक बेसिस पे, टेम्परेरी बेसिस पे महाराणा प्रताप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चित्तौड़गढ़ में मैंने पढ़ाना शुरू किया। उससे पहले 2 साल में पीएचडी का रिसर्च स्कॉलर था, तब मैं कॉलेज ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज उदयपुर यूनिवर्सिटी पढ़ा चुका था। लेकिन पीएचडी कंप्लीट होते ही वहां पर मिनिमम क्राइटेरिया भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में माना जाता है एडॉक पे कि पीएचडी या नेट होना चाहिए। मैंने सितंबर
एग्जैक्टली मैं बताऊं, डेट तक याद है, 18 सितंबर 2003 से मैंने शुरू किया था वहां पर पढ़ाना। अब जब 18 सितंबर 2003 से मैंने शुरू किया, तब पता चला कि यार रिलायंस के मोबाइल आए, व्हाइट कलर का मोबाइल था, 500 रुपए डिपॉजिट कराने होते थे, सिम मिलती थी और मोबाइल। मैंने वो मोबाइल खरीदा पहली बार 2003 में, कीपैड का था, नोकिया का मोबाइल था। उसके बाद में थोड़ा सा अपडेट होने के लिए मैंने नोकिया का कोई 3514 या ऐसा कुछ नया वर्जन आता था, तो साल भर बाद मैंने वो खरीदा, वो भी इतना ही सही था। स्मार्टफोन मुझे जितना याद है, मैं जयपुर आया था 2005, 2008 में मैंने स्मार्टफोन खरीदा था, यानी कि 12th मैंने किया था 93 में, और मैंने स्मार्टफोन लिया 2007 में। ऑलमोस्ट कितने साल हो गए? 14 वर्ष। 14 साल तक तो हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं था सोशल मीडिया क्या होता है, और साथ में भी सोशल मीडिया का इतना कोई क्रेज नहीं था, ठीक है, छोटा मोटा चलता था। आज की तारीख में जो बच्चा है ना, वो पहली दूसरी क्या हो सकता है कि बाय बर्थ मोबाइल चलाना सीख रहा हो। आप लोगों को भी पता है, आप लोग, एक भी बच्चा ऐसा है जिसने आज दिन तक स्मार्टफोन को टच नहीं किया। कोई एक भी बच्चा हो जो हाथ खड़ा कर दे कि मैंने आज दिन तक स्मार्टफोन हाथ में नहीं लिया। ऐसे कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है। बताइए मुझे, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका एक भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है? वो इंस्टा हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, एनीथिंग। कौन सा ऐसा बच्चा जिसका एक भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है? जीमेल भी है, जीमेल भी होनी चाहिए उसके अंदर। ये मुश्किल से आप देखिए, हाँ हाथ खड़े करो स्वतंत्र रूप से जिसका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। लड़कों में से तो 3 हाथ खड़े हुए हैं, और गर्ल्स में से तो मुश्किल 10% स्टूडेंट जिनका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। हम सभी सोशल मीडिया का यूज करते हैं, समझ गए मेरी बात? आज हमारे, मैं जब पूर्व ज्ञान की बात कर रहा हूं, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है? सोशल मीडिया। एंड वी ऑल आर कनेक्ट टू दिस। हम सुबह से लेकर शाम तक में हमारी दैनिक दिनचर्या भूल सकते हैं, लेकिन उस आईडी को एक बार खोले बिना अपना जीवन या अपना डे रूटीन लाइफ व्यतीत नहीं कर सकते। पता है सबको? एग्री करते हो ना कि आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपको भोजन प्राप्त नहीं हो रहा, व्रत है, उपवास, चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन मोबाइल साथ में हो ना, तो वो 12 घंटे की भूख ही नहीं लगती। पता नहीं कब सोशल मीडिया पे अपना उंगली ऐसे चलती रहती है उसमें, या ऐसे चलती रहती है, स्क्रॉल करते हैं ना, रील्स को स्क्रॉल करते हैं। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस बात को लेकर। जब से सोशल मीडिया आया है मैं यूज करता हूँ, नो डाउट। हो सकता है कि मेरा पर्पस दूसरा हो, मेरा ध्येय दूसरा हो सकता है कि कुछ मजबूरी भी कि मुझे कॉलेज को भी प्रमोट करना है, बच्चों को हो सकता है कुछ नई जानकारी देने के लिए भी चीजें मुझे यूज करनी पड़ती है, स्टाफ से भी कनेक्ट मुझे रहना है, आप लोगों के कॉलेज के ग्रुप्स भी बने हुए हैं, आपको मैसेज भी डालने हैं, आपको अपडेट भी रखना है। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे सोशल मीडिया से जोड़ेगी या मैं जुड़ूंगा उससे। तो बस एक बात मैं आपको यहां पर कहते स्टॉप कर रहा हूं कि आप लोगों के पास ये ऊपर वाली चीजें हैं, आपको कुछ सामाजिक और ज्ञान है, आपको आप कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी रखते हैं, कुछ आपको एक्सपीरियंस नॉलेज भी होगा, नो डाउट है। 12th क्लास तो आप सभी पास है, लेकिन आपको ये एस्पेक्ट पर फोकस करना चाहिए। सब बचने को बोलते हैं ना, मैं फोकस करने को बोल रहा हूं। फोकस इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव सेंस। बाद में बात करेंगे इस पर। अब इन सब बातों को लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया मैंने, इट इज इनफ, चाहे बहुत है हमारे लिए।
अब तक जो ज्ञात है आप लोगों को ये बहुत है क्या? आईएएस बना सकता है आपको, आरएस बना सकता है, एसआई का एग्जाम दिला सकता है, रीट का एग्जाम फाइट करने में मदद कर सकता है? नहीं। फर्स्ट ग्रेड टीचर? नहीं। कॉलेज लेक्चरर? नहीं। किसी अच्छे आईआईटी में एडमिशन? नहीं। एनआईटी में एडमिशन? नहीं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन? नहीं। हर बार एक चीज हुई कि हम नहीं कर सकते इस उपलब्ध ज्ञान के आधार पर। अब हमें करना क्या? अब आप देखिए, मैं इस पूर्व ज्ञान का एक आपके साथ सामने शॉर्ट समरी दे रहा हूं। 2-3 मार्कशीटें मैंने खैर बहुत सारी देखी हुई है, लेकिन 2-3 मार्कशीट आपके सामने मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप जो 12th पास करते हो ना, उसमें एग्जैक्टली आप कमा कितना पाते हो, अर्न कितना कर पाते हो, और गिफ्टेड कितना होगा। मार्क्स की बात करें, देखो यहां पर क्या है, आवर प्रीवियस एकेडमिक स्कोर क्राइटेरिया। मैंने एक स्लाइड बनाई, इसके ऊपर देखिए 2 चीजें लिखी मैंने, हाउ मच वी अवार्ड एंड हाउ मच वी अर्न। दीज आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट। ये 2 पृथक बातें। एक बच्चा जिसने 12th में 67% बनाए, 12th में 67%, वो आर्ट्स का विद्यार्थी है। अब आप देखिए कि उसके 5 सब्जेक्ट होते हैं, सबको पता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है और 3 ऑप्शनल होते हैं। इस बच्चे के पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और ड्राइंग एंड पेंटिंग। आप खुद एनालिसिस करना अपनी मार्कशीट का घर पे जाके कि आप 55% हो तो फेल हो, पास हो, खुद एनालिसिस करना, ठीक है। ये बच्चा 67% का है। अब इसमें मैंने 2 चीजें बांट दी। एक तो थ्योरी मार्क्स जो आप अर्न करते हो, मतलब आप पढ़ते हो, सीखते हो, लिख कर आते हो, समझ गए मेरी बात को, वो अर्निंग मार्क्स होते हैं। दूसरा होता है प्रैक्टिकल और सेशनल। अपनी अंतरात्मा से खुद पूछो आप कि प्रैक्टिकल और सेशनल को लेकर आपका कितना रोल होता है। नथिंग, 0, वहां पर 0। प्रैक्टिकल नहीं किए, सेशनल में ज्यादा अपने प्रोजेक्ट भी सबमिट नहीं करवाए, ठीक है, जैसा जैसा स्कूल बोल रहा है।